प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल देशों के महान्यायवादियों और सॉलिसिटर जनरल के सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा 21वीं सदी की चुनौतियों का मुकाबला 20वीं सदी के दृष्टिकोण से नहीं किया जा सकता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फरीदाबाद में हरियाणा सरकार की पिछले 9 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष नामक पुस्तिका का किया विमोचन। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किया जाएगा सम्मानित। पीएम मोदी ने फोन कर दी बधाई। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय नेक की ओर से A++ ग्रेड हासिल करने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बना। कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा ने कहा, प्रदेश के लिए गर्व का विषय। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों के महान्यायवादियों और सॉलिसिटर जनरल के सम्मेलन का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों में न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाना और न्याय दिलाना व हमारी व्यवस्था को अधिक लचीला और स्वीकार्य बनाना शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में देश की कानून व्यवस्था में कई सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नए 3 आपराधिक कानूनों में सजा की बजाय न्याय पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी की चुनौतियों का मुकाबला 20वीं सदी की दृष्टि से नहीं बल्कि नई सोच और सुधारों से ही संभव है। A few days ago, I was at the celebration of 75 years of the Supreme Court of India. Last September, in this very location, I came to the International Lawyers Conference. Such interactions help us appreciate the work of our justice system. These are also opportunities to resolve for better and faster justice delivery. Friends, justice has been given great importance in Indian thoughts. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय कानून क्षेत्र के तजुर्बों के दूसरे देशों के साथ साझा करने के लिए तैयार है। कई बार दूसरे देश के साथ मिलकर काम करने से एक रूपता कायम होती है व जल्दी न्याय दिलाना संभव होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी और साइबर खतरों से नई चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। अब अपराध की प्रवृत्ति और इसका दायरा बहुत बढ़ गया है और अपराधियों ने कई देशों में अपने नेटवर्क बना लिए हैं। वे अपराधी धन जुटाने के साथ साथ अपनी कारगुजारियों को अंजाम देने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। The nature and scope of crime have seen radical change. Criminals have wide networks across various countries and regions. They use the latest technology for both funding and operations. Economic crimes in our region are being used to fund activities in other regions. The rise of cryptocurrency and cyber threats are posing new challenges. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज फरीदाबाद में हरियाणा सरकार की पिछले 9 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष नामक पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। हरियाणा साहित्य व संस्कृत अकादमी के उपाध्यक्ष प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने इस पुस्तक का संपादन किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया को ईमानदार और पारदर्शी बनाकर एक उदाहरण पेश किया है। एक समय था जब आम बालक को लगता था कि योग्यता से नौकरी नहीं मिलेगी, कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, लेकिन दशकों से चली आ रही यह संस्कृति अब बदली है। खेलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अखाड़ों का गौरवशाली इतिहास रहा है, हमें उनका सृजन करना चाहिए। युवकों में जो ड्रग्स की प्रवृत्ति आई है उससे मुक्ति की दिशा में हरियाणा के अखाड़े बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की भूमि पर आया हूं, राम राम कहना मेरा फर्ज बनता है। 22 जनवरी को हमारी 500 साल की पीड़ा खत्म हो गई जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हरियाणा जैसी भूमि जिनके युवकों ने, युवतियों ने
देश में स्पोर्ट्स में डंका बजा रखा है। पिछले महीने मेरे से हरियाणा के अखाड़ा के कुछ लोग मिलने आए, मैं दंग रह गया। उनका कितना इतिहास है, कितने सार्थक काम कर रहे हैं। कहते हैं ना कि युवकों में युवतियों में आज के दिन जो प्रवृत्ति आई है ड्रग्स की, दैट इज द मोस्ट इंपैक्टफुल मैकेनिज्म जो अखाड़े हमारे काम कर रहे हैं। हरियाणा के अखाड़ों में हमें और विश्वास करना चाहिए, सर्जन करना चाहिए। हमारी संस्कृति देखिए, खाप की पृष्ठभूमि में जाइए, खाप सकारात्मक है, गहराई का सोच है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पुस्तक लिखने वाले सभी लेखकों को बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा विकास के लिए किए जा रहे अनेक कार्यों की झलक इस पुस्तक में मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों का समान रूप से विकास करवा रही है। प्रदेश व देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। कि मैं जिस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं, बहुत लोग जानते हैं कि वो विश्वविद्यालय, वो संगठन ऐसा है जिसमें व्यक्ति प्रधान नहीं होता, विचारधारा प्रधान होती है। विचारधारा के आधार पर जो काम करना है, जो दायित्व मिला है, उसको विचारधारा के आधार पर ही आगे करना है। और विचारधारा में जो हमको मिला सीखने को, वो अपने देश और समाज, इसको आगे रख के, मोदी जी कहते हैं हमेशा इंडिया फर्स्ट, सोसाइटी फर्स्ट, हम अपने आप को बाद में रखें। सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड बोलते हैं, वो ट्रैक रिकॉर्ड ही ये पुस्तक है। मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये किताब जो है गांव-गांव तक पहुंचाना चाहिए। गांव-गांव में जितने लोग पढ़ सके उतने लोगों को बढ़वाने की व्यवस्था करना चाहिए। लोगों को पता लगे सरकार कितना काम कर रहा है। फरीदाबाद में चल रहे 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में खाने के शौकीनों के लिए एक से एक बढ़कर लजीज व्यंजन देखने को मिल रहे हैं। पर्यटक जिस भी राज्य का खाना खाना चाहते हैं, मेले में उन्हें उसी राज्य का भोजन मिलेगा। चाहे बिहार का लिट्टी चोखा, पंजाब हरियाणा की मक्की रोटी, सरसों का साग हो, गोहाना की जलेबी, राजस्थानी थाली के अलावा बहुत कुछ खाने की व्यवस्था मेले में है। मेले में पर्यटकों को मिल रहे अलग अलग खाने के जायकों का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। सर, यहाँ पे हमने ये बंसल फूड एंड बेवरेज पूरा सूरजकुंड का मेले में जितने भी हमारे खाने पीने की सामग्री हैं, देश विदेश के, हमने सारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के अपने देश के आइटम लगाए हैं। जैसे आप यहाँ पे आपको बिहार का लिट्टी चोखा मिलेगा, राजस्थानी फूड मिलेगा सर, गोहाना का जलेबा मिलेगा, हरियाणी रसोई का हरियाणी का आपको जो लेडीज रोटी बनाती हैं पूरी सरसों का साग मक्की रोटी मिलेगी। प्रॉपर यहाँ पे हमने हर एक स्टेट्स का यहाँ पे खाने का हमने वो रखा है। सर, यहाँ पे ज़्यादातर जैसे गोहाना का जो देसी ये का जलेबा है और ये कुल्हड़ दूध है, कैसे कुल्हड़ दूध है, और राजस्थानी फूड ये बहुत ही प्रसिद्ध है सर। यहाँ पे अभी जैसे आज से शुरुआत है, कल से आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत भीड़ लगी रहती है। बिल्कुल ये सबसे प्रसिद्ध है सर यहाँ पर, जो सबसे ज़्यादा बिकता है। इसके अलावा तो बिकता तो यहाँ पर सब कुछ है, बट नॉर्मली जो अगर आते हैं यहाँ पर तो वो जलेबा और राजस्थानी तो खाते ही खाते हैं। तो यहाँ देश के अलग अलग राज्यों के व्यंजनों का लुत्फ उठाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको एक ही छत के नीचे यानी कि सूरजकुंड मेले के अंदर बहुत कुछ खाने को मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी को फोन कर उन्हें यह सम्मान दिए जाने की बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आडवाणी जी मौजूदा समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं और भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने जमीनी स्तर से लेकर उप प्रधानमंत्री तक के रूप में देश की सेवा की है और उन्होंने गृह मंत्री व सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में विशेष प्रतिष्ठा अर्जित की। उनका संसदीय जीवन अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से युक्त रहा है। राष्ट्रीय एकता तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दृष्टि से उनके प्रयास अद्वितीय रहे हैं। पीएम ने कहा, आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना उनके लिए बेहद भावुक पल है। देश के वरिष्ठ भाजपा नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों इत्यादि की ओर से आडवाणी को भारत रत्न सम्मान के लिए बधाई दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उन्हें बधाई देते हुए कहा कि लालकृष्ण आडवाणी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नेता देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को इस वर्ष भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है।
भारत रत्न का पुरस्कार अपने आप में देश का ये सर्वोच्च पुरस्कार है और इससे पूर्व भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी ये पुरस्कार मिला था और भी बहुत सी विभूतियों को ये पुरस्कार मिला है। इस प्रकार मिलने से हमारे देश के बड़े नेता जहां पुरस्कृत हुए हैं वहां मैं ये समझता हूं कि एक कार्यकर्ता से और एक नेता तक इतनी लंबी यात्रा करने वाले श्री लालकृष्ण जी आडवाणी जी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहा है और उनके सारे कार्यकलापों को देख करके उनकी एक इस प्रकार की जो राजनीतिक और सामाजिक और हर प्रकार के संगठन के नाते जो भी सोच है उस सोच को प्रणाम करते हुए और मुझे लगता है कि भारत सरकार ने इस बार ये निर्णय किया, भारत रत्न का जो पुरस्कार उनको दिया गया है एक कार्यकर्ता का, एक नेता का, सबका सम्मान है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रदेश के विकास व संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पीएम का दूरदर्शितापूर्ण मार्गदर्शन सदैव नई ऊर्जा के साथ जनसेवा की प्रेरणा देता है। पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया है। उन्होंने इस्तीफे की वजह निजी कारण बताए हैं। बनवारी लाल पुरोहित एक दिन पहले ही 2 फरवरी को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। भाजपा से लंबे समय से जुड़े पुरोहित को 21 अगस्त 2021 को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1 सितंबर 2021 को अपना पद संभाला। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय A++ ग्रेड हासिल करने वाला हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा ने आज प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को A++ यूनिवर्सिटी होने का गौरव प्राप्त हुआ है, जो कि प्रदेश और विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है। नेक्स्ट स्टैंडिंग कमेटी ने मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को 3.56 स्कोर के साथ A++ ग्रेड दिया है। यह ग्रेड विश्वविद्यालय को वर्ष 2029 तक मिला है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के विकास में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है। इस उपलब्धि के लिए विश्वविद्यालय के अध्यापक, कर्मचारी और विद्यार्थी सब बधाई के पात्र हैं, जिनके अथक प्रयासों से यह संभव हुआ है। नेक का उच्चतम ग्रेड है A++, वो यूनिवर्सिटी को आज मिला है। साथ ही मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को और हमारे माननीय राज्यपाल चांसलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी श्री बंडारू दत्तात्रेय जी को और हमारे शिक्षा मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी को अपनी ओर से उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं कि जिनके विजन के अनुरूप, जिनके मार्गदर्शन में हमारी यूनिवर्सिटी ने काम करते हुए इस ग्रेड की प्राप्ति करी है। इसी तरह से हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसके ACS हैं श्री आनंद मोहन शरण जी, हमारी हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल है, उनके चेयरमैन है प्रोफेसर कैलाश चंद शर्मा जी, मैं इन सब का धन्यवाद करता हूं और अपने पूरे विश्वविद्यालय परिवार की, अपनी पूरी टीम की। इट वाज ए टीम एफर्ट बेसिकली, जिसकी वजह से हम लोग इस मुकाम को हासिल कर पाए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पवार ने कल चंडीगढ़ में सफाई कर्मचारी आयोग के प्रतिनिधियों व विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की। वे सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्तर का अध्ययन करने तथा उनके पुनर्वास के लिए स्वयं रोजगार योजनाओं की समीक्षा करने के लिए हरियाणा के दौरे पर आई हैं। आयोग की उपाध्यक्ष ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अब सीवर की सफाई के लिए किसी भी व्यक्ति को नहीं उतारा जा सकता। मैनुअल स्क्वेंजेस अधिनियम के तहत सीवर की सफाई व्यक्ति के बजाय मशीनों से कराई जाए, ताकि सीवर की सफाई के दौरान होने वाले हादसों पर रोक लगा सके। उक्त अधिनियम की सफाई कर्मचारियों के साथ साथ सीवर की सफाई के ठेकेदारों व विभिन्न विभागों को जानकारी होनी चाहिए। सीवर में सफाई करते समय अगर सीवरमैन की मौत हो जाती है तो उसे अब 30 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस मौके पर सेवा विभाग के आयुक्त व सचिव पंकज अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार सफाई कर्मचारियों को लेकर गंभीर है। हरियाणा में जल्द ही सफाई कर्मचारियों के लिए एक पॉलिसी बनाएगी।
विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कल पंचकुला से अयोध्या के लिए हरियाणा रोडवेज की विशेष बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वे स्वयं यात्रियों के साथ बस में सवार होकर पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित बस स्टैंड पहुंचे। यह बस दिल्ली, मथुरा, आगरा व लखनऊ होती हुई 959 किलोमीटर का सफर तय करके अगले दिन अयोध्या पहुंचेगी। यह बस सप्ताह में 3 दिन शुक्रवार, सोमवार और बुधवार को सुबह बस स्टैंड से 10:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 5 बजे अयोध्या पहुंचेगी। एक तरफ का बस शुल्क 1269 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोगों की मांग पर यह बस सेवा शुरू की गई है और इसके लिए वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का धन्यवाद करते हैं। अब पंचकुला वासी आसानी से भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। अभी एक ही बस सेवा शुरू की गई है और आवश्यकता पड़ने पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। जा रही है, ये अभी एक बस सेवा शुरू की जा रही है। अगर जरूरत होगी तो 2 बसें भी चलेंगी, अगर जरूरत होगी तो 5 बसें भी चलेंगी। अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन करने वाले भक्तों के लिए जो भी सहूलियत हम दे सकते हैं वो देने का प्रयास करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा राम भक्त जा करके अपने भगवान श्री रामलला के दर्शन कर सकें। मैं समझता हूं कि आज जो यात्री जाएंगे वो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज पहली बस के अंदर वो जाने का उनको अवसर मिल रहा है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि एक अच्छा अनुभव लेकर के वहां यहां से आएंगे और बाकी के लोग भी उनका अनुसरण करेंगे। उन्होंने कहा कि पंचकुला में शीघ्र ही इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। सिटी बस सर्विस के तहत 50 ई बसें पंचकुला को मिलने जा रही हैं। इस सुविधा से लोगों को यातायात की बेहतर सुविधा मिलने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी होगा। पंचकुला के लिए एक विशेष उपहार जो हमें मिलने जा रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, वो है सिटी बस सर्विस के लिए 50 इलेक्ट्रिक बसेस, 50 बिजली की बसें जो हैं हमें कुछ ही दिनों के अंदर मिलने वाली हैं। और मैं समय उनका उसके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, परिवहन मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि 50 बसेस जो हैं जब यहाँ इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी तो निश्चित तौर पर यहाँ का पर्यावरण उसके अंदर सुधार होगा। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर कल कृषि व अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले 10 पूर्व वैज्ञानिकों, समाजसेवी, सेना अधिकारी व प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। पद्मश्री विजेताओं में विश्वविद्यालय से जुड़े पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर RC सिहाग, डॉक्टर हरिओम व पूर्व कुलपति डॉक्टर JB चौधरी और गन्ना प्रजानक डॉक्टर बख्शीराम यादव शामिल हैं। डॉक्टर RC सिहाग ने बताया कि 1980 से पहले देश में मधुमक्खी पालन नहीं होता था। देश में मधुमक्खी पालन शुरू करवाने और लोगों को स्वयं रोजगार इकाई स्थापित करवाने के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। यूरोपियन मधुमक्खी नहीं होती थी और जो भारतीय मधुमक्खी होती थी वो सारी मर गई थी जी। तो मेरा काम था उनको दोबारा से मधुमक्खी पालन काम शुरू करवाना। उस समय देश में हनी प्रोडक्शन नहीं होता था। इस टाइम देश में 1 लाख मेट्रिक टन हनी पैदा होता है, जो हमारे देश की GDP में 200 बिलियन रुपीस ऐड कर रहा है पर ईयर। ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है और मैं इससे एसोसिएटेड रहा हूँ, इसलिए मुझे खुशी हुई कि गवर्नमेंट ने मेरे काम को सराहा और मुझे इससे नवाजित किया। 26 जनवरी को घोषित हुए पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित होने वालों की सूची में शामिल जींद के महावीर गुड्डू ने कहा कि यह पुरस्कार हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले सभी लोगों को समर्पित है। हरियाणवी संस्कृति को समर्पित करता हूं और बहुत हरियाणा के लोगों को बहुत प्यार मिला और ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये भगवान को समर्पित है। गंगा भैया के समान पवित्र ये मुझे अवार्ड मिला है। ये कंप्लीटली 100% 100% जो ना ये हरियाणवी संस्कृति को सभी भक्तों को जाता है जो लगातार हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने में प्रयास है। कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने कहा कि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर सेवा मेडल व पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले उन लोगों को सम्मानित किया गया है जो विश्वविद्यालय से किसी न किसी रूप से संबंधित रहे हैं। ने भी हमारे पद्मश्री अवार्डी थे हरियाणा पर, चाहे वो हमारे किसान थे और जो सेवा मेडल से सम्मानित किए गए हैं और विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, उन्हीं को यहाँ पे आज सम्मानित किया गया। मैं सभी का आभारी हूँ
क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी एक ही बात कहते हैं कि विश्वविद्यालय जन सेवा के लिए बना है, हर किसान की सेवा के लिए बना है। तो जिसने भी यहाँ वो जुड़ा हुआ है इस विश्वविद्यालय से, उसी को ध्यान में रखते हुए आज उन्हीं को विश्वविद्यालय परिवार के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। हम उन सभी को मैं अपने हृदय से बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं करता हूँ। और जो मार्गदर्शन आज उन्होंने हमारे छात्रों को, वैज्ञानिकों को और सभी कर्मचारियों को दिया है, उस पथ पर चलकर विश्वविद्यालय और प्रगति के पथ पर बढ़ेगा। पलवल के होडल स्थित बागवानी उत्कृष्टता केंद्र में आज बागवानी मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला परिषद के सीईओ जितेंद्र कुमार ने किया। उन्होंने मेले में लगाई गई स्टॉलों से किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। मेले में पलवल, फरीदाबाद व मेवात क्षेत्र के 10 प्रगतिशील किसानों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। जिला परिषद के सीईओ जितेंद्र कुमार ने कहा कि किसान बागवानी खेती के माध्यम से अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। बागवानी उत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीकों से खेती करने के बारे में जागरूक किया गया है। साथ ही केंद्र में किसानों के लिए पौध भी तैयार की जा रही है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलें कैसे उसका उत्पादन बढ़ाया जाए, कैसे उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, उसकी जानकारी यहाँ दे रहे हैं। यहाँ विभिन्न कंपनियों के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। साथ ही साथ कैसे जो हम मशीनीकरण से अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, अपनी कीमत कम कर सकते हैं, लागत कम कर सकते हैं, वैसे भी स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें सरकार की तरफ से जो है सब्सिडीज भी प्रदान की जा रही है। और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दें, बागवानी को बढ़ावा दें, ताकि हमारी जितनी भी हमारी जनरेशन है उनको स्वास्थ्य का लाभ हो सके और किसानों को ज़्यादा उत्पादन मिल सके। एकीकृत बागवानी उत्कृष्टता केंद्र के जिला परियोजना अधिकारी बनित यादव ने बताया कि किसानों को बागवानी खेती के बारे में जागरूक करने के लिए 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है। वहीं किसानों ने बताया कि उन्हें मेले में कृषि की आधुनिक तकनीकों के बारे में जागरूक किया गया है। पॉली हाउस है, नेट हाउस है, स्टेकिंग है, जो बागवानी में नए कंपोनेंट आए हुए हैं, जिससे किसान भाई अपनी आमदनी दुगनी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती हम कैसे करें, ऑर्गेनिक के ऊपर हम अलग अलग लेक्चर रखते हैं। अलग अलग कंपनी है जो ऑर्गेनिक से संबंध रखती है अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे, और बागवानी से मुझे 2 भी समस्याएं उनका समाधान मिला है। किसानों को जागरूक किया गया है, चाहे मछली पालन को लेकर हो या बागवानी को लेकर हो या अपना जो खेती बाड़ी को लेकर हो, किसी भी तरह के जो सभी किसानों को परेशानियां आती हैं, उनके लिए जो अधिकारी यहाँ आए, मेले का आयोजन किया गया। और इस मेले से किसानों को जो जागरूकता हुई है कि किस तरह से वह लोन ले सकते हैं, किस तरह से अपनी जो फसलें हैं, जैसे मान लो किसी ने बागवानी कर रखी है, फलदार पौधे लगाए हुए हैं, तो उसे किस तरह से बागवानी की स्कीमों से जोड़ सकते हैं, इस तरह से हम लोगों को जागरूक किया गया है। सरकार ने चावल के मूल्य में वृद्धि रोकने के लिए व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और मिल मालिकों सहित चावल का भंडारण करने वाली संस्थाओं को अपने भंडार का विवरण देने का आदेश जारी किया है। नई दिल्ली में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग चावल की सभी किस्मों के भंडारों की निगरानी करेगा। उन्होंने कहा कि 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भारत चावल अगले सप्ताह जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह चावल नेफेड, केंद्रीय भंडार, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ जैसी खुदरा दुकानों पर उपलब्ध होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि मूल्य नियंत्रण में आने तक निर्यात प्रतिबंधों पर दोबारा विचार का कोई प्रस्ताव नहीं है। संजीव चोपड़ा ने कहा कि सस्ती दरों पर भारत चावल की शुरुआत बाजार को स्थिर करने और सभी के लिए भोजन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार के समर्पण को रेखांकित करती है। भारत चावल के विषय में आप जानते हैं कि भारत दाल और भारत आटा सरकार बिक्री कर रही है, जिससे कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सामग्री मिल पाए। उसी दिशा में भारत चावल को अगले हफ्ते हम लॉन्च करेंगे, जो 29 रुपये में उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। 3 एजेंसी हैं हमारी, नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार। उनके आउटलेट, मोबाइल वैन और अन्य जो एजेंसीज हैं, बिग चेन रिटेलर्स हैं और या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके जरिए भी ये बिक्री की जाएगी।
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज जींद जिले के छात्र गांव में गौशाला में रख रखाव के लिए 84 लाख रुपए के चेक वितरित किए। साथ ही इस दौरान उन्होंने 1 करोड़ 24 लाख की लागत की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने गौ संचालकों से अपील करते हुए कहा कि गौमूत्र और गोबर से उत्पाद तैयार करें, जिससे गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सकें। उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि जींद जिले में पद्मा योजना के तहत 2 स्थानों पर और प्रदेश में 9 स्थानों पर प्रपोजल ई-भूमि पोर्टल पर अपलोड किए गए, जिनमें से 152D हाईवे और जम्मू कटरा के जंक्शन पर 3000 एकड़ से अधिक जमीन के लिए किसानों ने सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि जींद जिले के साथ साथ रेवाड़ी, नूह और अंबाला IMT के लिए भूमि के प्रपोजल लिए गए हैं, जिनके फाइनल होने से प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। खटगढ़ की 2 लोकेशंस पे IMT में 750 और 550 एकड़ के 2 अलग अलग प्रपोजल्स आए हैं और जल्द रेवाड़ी जिले की 2 लोकेशंस, नूह की लोकेशंस का भी जैसे ही फाइनलाइज होगा, जो कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज हैं उनको अभी भूमि से रिजल्ट भेजेंगे कि नेगोशिएशन कर नए इंडस्ट्रियल एरियाज की डेवलपमेंट के ऊपर सरकार के अगले कदम उठाएंगे। और मुझे खुशी है कि पहली बार फार्मर ने इतने बड़े संख्या में अपनी विलिंगनेस डालकर ये भूमि पॉलिसी को सरल और सराहनीय बनाने का काम किया। और मैं मानता हूं कि जो पद्मा योजना का हमारा सपना था कि ब्लॉक C और D के अंदर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेहतर तरीके से हम ला पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इजरायल सरकार ने भारत सरकार से कुशल कारीगरों की मांग की है। इस कड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा कौशल रोजगार के माध्यम से रजिस्टर्ड स्किल वर्कर्स से संपर्क साधा गया। व इजरायल की कंपनी ने रोहतक में आकर वर्करों का साक्षात्कार लिया है। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं का विदेश जाने का सपना पूरा होगा और वे कबूतरबाजी से भी बच सकेंगे। भी ऑटोनॉमी है संविधान में कि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट से दूसरे देश की टाइप कर सकते हैं। हमने टाइप किया कि हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से हमारे पास रजिस्टर्ड स्किल वर्कर्स हैं और उनके इंटरव्यू इजरायली कंपनीज ने आकर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में करे। उनमें से जो उनको स्किल्ड लगेंगे, मुझे लगता है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जो कबूतरबाजी हो रही है देश भर में, ये भी बंद होगी और हमारे युवा को जो उसका सपना है विदेश में जाकर डॉलर कमा के लाने का, वो भी पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के पाली में सांसद खेल महाकुंभ में वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार भी खेलों के प्रति उसी तरह उत्साहित है जैसे तत्परता खिलाड़ी मैदान में दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सांसद खेल महाकुंभ में राज्यों और जिलों से लाखों खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह खेल महाकुंभ नए खिलाड़ियों को ढूंढने और उन्हें तराशने के नए माध्यम बन रहे हैं। अब बीजेपी के सांसद बेटियों के लिए भी विशेष खेल महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में पेश अंतरिम बजट भी देश के युवाओं को समर्पित है। सरकार रेल, सड़क और आधुनिक बुनियादी ढांचे पर 11 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है और इसका सबसे अधिक लाभ युवाओं को होगा। अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। दिख रहा है ये जो आत्मविश्वास नजर आ रहा है आज हर खिलाड़ी की, हर युवा की पहचान, ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश बन चुका है। आज खेलों के लिए सरकार की भी वही स्पिरिट है जो मैदान पर खिलाड़ी की होती है। हमारे खिलाड़ी हमेशा से चाहते थे कि उन्हें ग्राउंड लेवल पर ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका मिले। बेटियों के लिए भी विशेष खेल महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं। हमने पीछे 10 साल में खेलों का बजट पहले के मुकाबले 3 गुना बढ़ा दिया है। सैकड़ों। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।